नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीके शिवशु। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। लोकतंत्र क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके लाभ हानि के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमने अपनी जो पॉलिटिकल साइंस की हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी कि हम अधिकारों के बारे में, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर हम पूरे अनुच्छेद के साथ में 14 से लेके 35 तक में हम पूरी डिटेल से हम उसको एक एक चीज़ समझाएंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले लेकिन अगर आपने हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब है एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली जिसमें सरकार जनता की होती है और जनता के प्रति ही उत्तरदायी होती है। Democracy is a political system in which the government belongs to a people and they also respond to it। यानी जिसमें जनता ही जो है अपनी सरकार को चुनती है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता के प्रति ही उत्तरदायी होती है। हम बात करते हैं डेमोक्रेसी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, जिसका मतलब पहले का वर्ड है डेमोस, दूसरे का मतलब है क्रेशिया। ठीक है, तो डेमोस प्लस क्रेशिया, इसका अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। ठीक है, इसके अलावा लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना होता है। इसके अलावा एक पॉइंट हमारा जरूर आता है कि अ, अ, लोकतंत्र में जो ये एक सबसे मेन जो चीज है, एक वाक्य है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा संचालित शासन है। ये वर्ड किसने बोला था? ये बेसिकली हमारे लोकतंत्र वाले चैप्टर से ये हमेशा ये क्वेश्चन जो है वो उठ के आया हुआ है। तो ये बोला गया था अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। क्या नाम था? अब्राहम लिंकन। ठीक है दोस्तों, कौन थे वो? अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हाँ तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी के प्रकार बताने हैं हमें, लोकतंत्र के प्रकार। तो दो प्रकार के होता है, सबसे पहला है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। दोस्तों अगर हम डायरेक्ट वाले की बात कर ले तो इसमें जो जनता है वो सीधे अपने प्रतिनिधि चुनती है जो खुद ही सरकार बनाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में ऐसा होता है कि जनता ऐसे प्रतिनिधि को चुनती है जिसमें हमने एक प्रतिनिधि को चुना, जनता ने एक प्रतिनिधि को चुना और वो प्रतिनिधि जो है वो दूसरे प्रतिनिधि को चुनते हैं जो सरकार बनाते हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट, यानी जो सरकार जिसने बनाई है उसको हमने डायरेक्ट नहीं चुना। ठीक है, हमने सिर्फ उन लोगों को चुना है जो ये बता सकें कि हमको किसको चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट का अगर हम बात कर लें तो इसमें जनता की जो भागीदारी होती है वो डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट प्रणाली में जनता की जो भागीदारी है वो इनडायरेक्ट होती है, अप्रत्यक्ष होती है। इसके अलावा अगर हम इनडायरेक्ट की बात कर लें तो इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो सरकार की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और ये सरकार का सबसे सामान्य प्रारूप है। ये लगभग बहुत सारे देशों में है, जिसमें से कुछ देश हमारे पास हैं, यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन और भारत। डायरेक्ट वाले में इसका जो उदाहरण है वो है स्विट्जरलैंड, क्योंकि सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो वहाँ पे है। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये फ़ायदा ये है कि इनडायरेक्ट में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। इसके अलावा जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चलती है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ है इक्वलिटी। लोकतंत्र का जो सबसे मेन मोटिव है वो है समानता। अगर हम अपने मौलिक अधिकारों की बात करें तो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया हुआ है और वो अधिकार जो है इक्वलिटी का अधिकार है, समानता का अधिकार है। उसके अंदर बहुत सारे राइट जो हैं वो हमें दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये तो हो गई समानता की बात। दूसरी होती है असमानता। कि भारत में, क्योंकि शुरुआत में जब लोकतंत्र नहीं था तब भारत में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी, यानी असमानता बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से विद्यमान थी।
तो भारत में जैसे जाति प्रथा हो गई, ये भी असमानता के सामान्य प्रारूपों में से एक था। तो ये जो है, जब से हमारा लोकतंत्र स्थापित हुआ और भारत में संविधान की स्थापना हुई और संविधान के अनुसार जब कार्य होने लग गया, तो भारत में इस मौलिक अधिकार के अनुसार समानता का जो अधिकार हमें मिला अनुच्छेद 14 से 18, उसमें हर प्रकार की जो असमानताएं विद्यमान थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। तो यहीं से ही हमारा जो लोकतंत्र है वो इक्वलिटी की ओर, समानता की ओर अग्रसर हुआ है। इसके बाद एक और 1964 में एक नागरिक अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, जिसमें यह बोला गया था कि धर्म, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव रोकना है। यह 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम में बोला गया था। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने मौलिक अधिकारों की। हमारे मौलिक अधिकार मूल रूप से 6 हैं। इन 6 अधिकारों में हमें अलग अलग तरीके के अधिकार दिए गए और इन अधिकारों के द्वारा जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना जीवन ठीक तरीके से जीने की कोशिश करता है या उसको जीने की ओर अग्रसर करता है। ये हमारे मौलिक अधिकार। हम बात करते हैं सबसे पहले अधिकार की, जो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 40 में व्यक्ति को किसी भी कानून के समक्ष समान माना गया है। इस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 14 के तहत ये बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, वंश या जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सेकंड है हमारा आर्टिकल 15। इसमें यह बोला गया कि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है। यानी कहीं पे भी आर्टिकल 15 के अनुसार कहीं पे भी पूरे भारत देश में कहीं पे भी धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसकी पूरी तरीके से मनाही कर दी गई। इसके बाद हम आर्टिकल 16 में आते हैं। इसमें लोक नियोजन में अवसरों की समानता बताई गई। यानी कि जो भी सरकारी लोक कल्याण के नियोजन जो हैं वो चालू होंगे, जिसमें हम बेसिकली हमारी भाषा में गवर्नमेंट जॉब के जो अवसर हैं उसमें सबको समान अवसरों की समानता दी गई। यानी हर व्यक्ति को समान अवसर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग का हो, वो अपना जो उसका क्राइटेरिया है उसको पास करे और उस क्राइटेरिया को पास करने के बाद में उसको वो जॉब मिल जाएगी। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, खासकर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। क्योंकि अगर हम बात करें 1947 से पहले की, भारत के आज़ाद होने से पहले की, तो भारत में अस्पृश्यता जो थी वो बहुत बड़े पैमाने पे थी। छुआछूत की जो प्रथा थी वो बहुत बड़े पैमाने पे थी और इस छुआछूत की वजह से ही भारत में बहुत सारे तबके, खासकर दलित जाति जो है वो बहुत ज़्यादा इससे परेशान थी और उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ होता था। तो इस आर्टिकल 17 के तहत भारत में अस्पृश्यता को पूरी तरीके से हटा दिया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 18। इसके अंदर उपाधियों की समाप्ति कर दी गई। जैसे अगर हम अपने इतिहास के बारे में बात करें, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास को चाहे प्राचीन इतिहास हो, उसमें जो राजा महाराजा होते थे वो बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां जो थी वो धारण करते थे और उन उपाधियों से ही उनकी जो स्टेटस है, उनका सोशल स्टेटस है, वो पता चलता था। तो इन सब चीज़ों को, क्योंकि भारत में इक्वलिटी को लाने के लिए इन सब चीज़ों को समाप्त कर दिया गया और सेना के अलावा किसी भी प्रकार की जो उपाधि है, खासकर गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की गई जो उपाधि है, उसको छोड़ के बाकी सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट पे आते हैं आर्टिकल 19। ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आर्टिकल 19 ये बोलता है कि बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी वो अपनी बात रख सकता है, वो अपनी अभिव्यक्ति जो है वो कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता है। लेकिन इस अधिकार के अंतर्गत कुछ क्लॉज करके भी जोड़ा गया कि सीमित मात्रा में उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कैसी सीमित? यानी इसमें कुछ नकारात्मक अधिकार भी जोड़े गए, जिसे हम नकारात्मक स्वतंत्रता कह सकते हैं या नकारात्मक अधिकार कह सकते हैं।
बोलने की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता तो है, लेकिन वो कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलेगा जिससे देश या किसी व्यक्ति के हितों को नुकसान पहुंचे। सेकंड चीज, देश विरोध में व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं बोल सकता। इसके ऊपर क्योंकि कानून बना है, देश विरोध के अंतर्गत अगर वो कुछ बोलेगा तो उसको सजा हो सकती है। इसके अलावा व्यक्ति जो है वो कोई भी ऐसी चीज नहीं बोल सकता जिससे देश की एकता और अखंडता टूटे। तो ये चीज है, ये हमारे क्लॉज करके आर्टिकल 19 के अंतर्गत जोड़ा गया है, जिसे हम नकारात्मक स्वतंत्रता बोलते हैं। अब आर्टिकल 20 पे आते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, अगर पुलिस पकड़ती है किसी अपराध के चक्कर में कि भाई तुमने मर्डर किया है, ठीक है, तो उसकी अपनी दोष सिद्धि कि मैं निर्दोष हूँ या मैं दोषी हूँ, इस चीज को वो साबित करने के लिए उसको कुछ संरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे वकील का संरक्षण, कोर्ट में सुनवाई का संरक्षण, 24 घंटे के भीतर उसको अदालत में पेश करना होगा पुलिस को। तो ये सारी चीजें जो है वो अपराधियों के संरक्षण के लिए करी गई हैं कि उसका दोष सिद्ध हो जाए या वो अपने आप को बचा सके। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है ये दो भागों में बटा हुआ है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A। इस आर्टिकल 21 की बात करते हैं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से प्राण त्याग नहीं कर सकता। इसका भी जो है उसको स्वतंत्रता जो है वो नहीं मिली हुई है। इसके अलावा दूसरे की जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उसको भी नहीं छीन सकता, यानी दूसरे व्यक्ति का अगर वो मारेगा, मर्डर करेगा, दूसरे व्यक्ति का प्राण और दैहिक अधिकार अगर वो छीनता है तो उसे सजा हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा वो खुद का भी प्राण नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके से अपने प्राण लेने के लिए उसको जेल में डाला जा सकता है, इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 21A। यह है हमारा शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा यह हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया था। नेक्स्ट चीज है आर्टिकल 22 कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिसमें गिरफ्तार हो गया व्यक्ति जो है वो अपने संरक्षण से जुड़ी कुछ चीज़ों को अलाउ कर सकता है, जैसे वकील वगैरह हायर करना। सरकार अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वकील को हायर कर सके तो वह सरकारी वकील द्वारा संरक्षण प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल 22 में दी गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 23 और 24 की, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो ये हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में ये बोला गया कि मानव व्यापार और बलात्श्रम का निषेध होगा, यानी भारत के अंदर मानव का व्यापार नहीं होगा, मानव की तस्करी नहीं होगी, और बच्चों से किसी भी प्रकार का जो श्रम है खासकर फैक्ट्रियों में वो नहीं करवाया जाएगा। आर्टिकल 24 भी यही बोलता है कि किसी भी बालक का जो है शोषण जो है खासकर कारखानों में, जो भी 18 वर्ष से कम का है उसको नहीं रखा जाएगा, और अगर कोई भी कंपनी या फैक्ट्री कारखाने रखते हुए ऐसे पाए गए तो उन पे सजा का प्रावधान है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे वेटर का काम हो गया या कोई और से काम है, ठीक है, बर्तन धोने के काम है या किसी ढाबे पर काम है, तो बच्चों से ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं कराई जाएंगी। ये हमारे बलात्श्रम का निषेध जो है इस अधिकार में बताया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट की बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दिया गया है। आर्टिकल 25 में ये बोला गया है अंतःकरण तथा धर्म पालन की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से अपना सकता है और उस धर्म को पालने की या उसको जारी रखने की उसकी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 26। इसके अंतर्गत ये बोला गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यानी वो किसी भी जो व्यक्ति जिस भी धर्म का है वो अपने धर्म
के कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, उसकी धार्मिक योजनाएं बना सकता है और कोई भी गतिविधियों का संचालन कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 27। इसके अंतर्गत ये बोला गया कि धर्म की अभिव्यक्ति हेतु कर की छूट है, यानी अपने धर्म की अभिव्यक्ति करने के लिए उसके ऊपर कोई भी टैक्स जो है वो राज्य द्वारा नहीं वसूला जाएगा। आर्टिकल 28 में ये बोला गया कि धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता है। धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति जो है वो किसी भी प्रकार के धर्म की शिक्षा ले सकता है और उस धर्म की उपासना कर सकता है, इसकी उसे पूरी आज़ादी है। इसके अलावा धर्म की शिक्षा जो है वो दे भी सकता है, बशर्ते अगर सरकार ने उस पर कोई भी धन खर्च नहीं किया हो। तो ये था। इसके अलावा वह धार्मिक स्कूल भी खोल सकता है, धार्मिक विद्यालय खोलेगा लेकिन वो सिर्फ अपने पैसे से खोल सकता है। अगर सरकार द्वारा कुछ भी फंड अगर उसे मिल रहा है तो वो धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं कर सकता, कोई भी ऐसी स्कूल नहीं चला सकता जिसमें धर्म की पढ़ाई हो, किसी भी खास धर्म की। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 टू 30 में दिया गया है। आर्टिकल 29 में ये बोला गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनके जो भी हित हैं या जो भी उनको थोड़े बहुत फ़ायदे पहुंचाने, क्योंकि अल्पसंख्यकों का जो है ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो आर्टिकल 29 के अंतर्गत ये बोला गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करेगी राज्य। नेक्स्ट है आर्टिकल 30 में ये बोला गया है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, अर्थात कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपने हिसाब से, चाहे आदिवासी वर्ग जो है वो बहुत ही कम मात्रा में है तो उन्हें हम अल्पसंख्यक बोलते हैं, तो वो अपने हिसाब से जिस भी लैंग्वेज को अपनाना चाहें उस लैंग्वेज के हिसाब से अपनी शिक्षा का प्रबंधन वो कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 टू 35 में दिया गया है। आर्टिकल 32 में ये बोला गया कि मूल अधिकारों का प्रवर्तन, यानी मौलिक अधिकारों में चेंजेस जो है वो हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। आर्टिकल 33 में ये बोला गया है कि सुरक्षा बलों के कारण उपांतरण की संसदीय शक्ति है, यानी सुरक्षा बलों के अधिकारों में कमी या बढ़ोतरी करने के लिए संसद के पास ये सारी शक्ति मौजूद है कि वो उनके अधिकारों में, खासकर सैनिकों के अधिकारों में, वो अधिकारों की वृद्धि भी कर सकती है और अधिकारों को कम भी कर सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 34। सेना विधि के दौरान मूल अधिकारों पर निर्बंधन, यानी सेना में अगर कोई बंदा भर्ती होता है तो उसको सेना के कानून द्वारा चलना पड़ेगा, उसको ये मौलिक अधिकार जो है वो लागू नहीं होते उस बंदे पे। नेक्स्ट है आर्टिकल 35। उपबंधों को प्रभावी बनाने का विधान, यानी जो भी उपबंध किए गए हैं उसको भी लागू किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी एक नेगेटिव राइट्स की बात करी थी, नकारात्मक अधिकार की, तो ये जो है ये कहीं पे भी लागू किया जा सकता है, इसका भी कानून जो है वो हमारे संवैधानिक उपचारों में मौजूद है। इसके अलावा हम बात करें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो संविधान की आत्मा जो है वो कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक चीज आप यहाँ देख रहे होगे कि शुरुआत से लेके मैंने एंड तक अनुच्छेद 14 से लेके 35 तक में मैंने सारे अनुच्छेद डिटेल पूर्वक बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 31 नहीं है। आर्टिकल 31 क्या है? आर्टिकल 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार था हमारा, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक अधिनियम पारित हुआ और जिसके द्वारा संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत उसको सामान्य अधिकार जो है वो बना दिया गया और संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ एक शेयर कर दें, चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।